नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर मुंबई से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में अजीत पवार मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं अपने घर पर और इसमें कल शपथ करने वाले 8 मंत्री भी शामिल होंगे। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी छगन भुजबल भी अजीत के घर पहुंचे हैं और मंत्री हसन मुशर्रफ, विधायक संजय बनसोडे और सुनील तटकरे भी अजीत पवार के घर पहुंच चुके हैं। एनसीपी के कई और विधायक भी मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार दोपहर 2 बजे मंत्रालय भी जाएंगे। तो आज हलचलों भरा है पूरा का पूरा महाराष्ट्र का राजनीतिक। तो आप देखिए कि किस तरह से इस वक्त एक एक करके तमाम वो विधायक जिन्होंने कल अजीत पवार के साथ शपथ ली थी, इस वक्त अजीत पवार के घर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से में मतलब सातारा में कड़ाड़ जो इलाका है, वहां पर आज शरद पवार एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहां पर भी सबकी नजर रहेगी। तो एक है मुंबई और दूसरा है कड़ाड़। ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर आज मुंबई की जो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं गहमागहमी सबसे ज्यादा नजर आएगी। और हमारे साथ संवाददाता सूरज ओझा जुड़ गए हैं सीधे इस वक्त अजीत पवार के घर के बाहर से। सूरज, ये बताइए कि कौन कौन से जो मंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली थी पहुंच चुके, जिसमें छगन भुजबल का नाम सामने आ रहा है। क्या सभी 8 विधायक पहुंच चुके हैं या इसके अलावा भी कुछ और लोग पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज अजीत पवार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। आज बहुत सारी प्लान ऑफ एक्शन बनाने पड़ेंगे ताकि जिसमें विप हो सकता है, उसके अंदर गठ नेता हो सकता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होगा कि कौन से मंत्री को क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। इसी वजह से आज तमाम जो विधायक हैं जिन्होंने कल शपथ विधि ली थी वो आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आपको विजुअल्स में दिखा दूँ कि ये देवगिरी का बंगला है जहाँ पर अजीत पवार अंदर है और फिलहाल अंदर इस बंगले में हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, संजय बनसोड, दिलीप वलसे पाटिल, अनिल पाटिल, सुनील तटकरे, तमाम सारे विधायक और एक सांसद अंदर पहुंचे हैं। और ये सब वो नाम है जिन्होंने कल अजीत पवार के साथ कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। तो देखिए आज की बैठक इसी वजह से इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितने लोग हैं, एक तो इन्हें दावा करना है कि इनके पास कितने लोगों का समर्थन है। जैसा कि 42 लोगों का जिक्र इन्होंने किया था, दावा इन्होंने किया था, अब वो इन्हें साबित करना है। साथ ही जितने लोगों ने शपथ ली थी, ओथ ली थी, उन तमाम लोगों को क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उस पोर्टफोलियो को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जितेंद्र आव्हाड जिन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन विधानसभा अध्यक्ष को दी थी, उस पिटीशन पर लीगली क्या जवाब देना है, कैसे उस पर आगे बढ़ना है। तो आज का दिन अजीत पवार के जो गुट है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, जो उनके साथ के लोग हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और आज के दिन वो डिसाइड करेंगे कि उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। अच्छा, दूसरी बात यह भी कि आज तो शायद उनको पदभार भी संभालना पड़ेगा अजीत पवार को, तो क्या उसको लेकर भी आज कुछ गहमागहमी होगी? जी बिल्कुल, देखिए आज मंत्रालय जा सकते हैं अजीत पवार। मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री का ऑफिशियल ऑफिस होता है। तो ये मीटिंग, ऐसा बताया जाता है कि ये मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद अजीत पवार पूरे लाव लश्कर के साथ मंत्रालय जाएंगे, जहां पर वो उप मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। जो एक प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के तहत ऑफिशियली चार्ज लेंगे। मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये बंगले के अंदर तमाम गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। ये उन विधायकों की गाड़ी है, उनके समर्थकों की गाड़ी है जो फिलहाल अंदर देवगिरी में पहुंच चुके हैं। अजीत पवार के साथ मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। इसके पहले बीजेपी के भी कई सारे विधायक यहां आ चुके हैं जिन्होंने उन्हें बधाई दी कि वो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब वो उनके खेमे के हिस्से हैं, मतलब बीजेपी के साथ अब वो जुड़ चुके हैं। इस तो चलिए, तो एक तरफ जहां अजीत पवार के घर पर इस वक्त इस पर मंथन होगा कि आखिरकार जो 8 उनके साथ विधायकों ने शपथ ग्रहण किया है किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, और साथ ही आगे की रणनीति भी तय होगी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर चिट्ठी लिखी गई उस पर आगे क्या करना है। लेकिन एक और अहम जगह होगी, वो है कराड़, जो सातारा के पास पड़ती है। वहां पर आपको बता दें कि आज शरद पवार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन के लिए वो रवाना हो चुके हैं सातारा में रैली को संबोधित करने के लिए। शरद पवार आज सुबह बहुत बड़े काफिले के साथ पुणे से सातारा के लिए रवाना हुए हैं और जहां शरद पवार के समर्थन में नारे भी लगाए गए। और उधर अजीत पवार के सरकारी आवास पर इस वक्त हलचल तेज हो गई है और कल जिन एनसीपी के नेताओं ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली थी उनके साथ अजीत पवार की मीटिंग है। अजीत पवार के घर दिलीप वलसे पाटिल, अनिल पाटिल, संजय बनसोडे और हसन मुशर्रफ समेत कई नेता पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ संवाददाता समीर भी जुड़ गए हैं। समीर, इस वक्त एनसीपी दफ्तर के बाहर मौजूद है।
समीर, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिरकार जहां एक तरफ अजीत पवार के घर पर इस बार सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि ठीक है, किस को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा और आगे की रणनीति कैसे तय की जाएगी, जो डिस्क्वालिफिकेशन लेटर भेजा गया है। लेकिन एनसीपी के जो दफ्तर में वहां पर किस तरह की हलचल है, जो पार्टी में दो फाड़ नजर आ रही है, और साथ ही साथ शरद पवार जो आज गए हैं सातारा में, उसको लेकर क्या बातें आई है सामने? बिल्कुल, पार्टी में दो फाड़ नज़र आ रहा है, लेकिन हम सबसे पहले एक अपडेट दे दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो दफ्तर है वहाँ थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले जो है पार्टी दफ्तर में पहुंची हुई हैं। मीडिया से उन्होंने कोई भी इस वक्त प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वो पार्टी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का आना जो है फिलहाल दफ्तर में शुरू होगा, लेकिन तस्वीर जो बता दें फिलहाल पार्टी दफ्तर की, वो ये बनी हुई है कि यहाँ पर जो पहले गहमा गहमी नज़र आती थी, कार्यकर्ताओं का तांता लगा होता था, वो फिलहाल यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि निचले स्तर का जो काडर है वो भी इस वक्त एक कहीं ना कहीं कंफ्यूज, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल पार्टी किस और है, वो इस सोच में है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि शरद पवार जो है कराड़ पहुँचते हैं और वहाँ वो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान के नतमस्तक होंगे। उसके बाद उन्होंने जो कहा है कि वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे। तो आने वाले समय में जो काडर है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ बने रहना बेहद ज़रूरी है। बड़े नेता भले ही अब बीजेपी में जाके शामिल हो गए हों, लेकिन जो नीचे का काडर है उसकी जो आस्था है वो शरद पवार के साथ बनी रहे। इसके लिए जो आने वाले समय की जो कवायद है। समीर, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नीचे का जो काडर है, लेकिन पूना या फिर उसके बारामती का जो पूरा इलाका है वहां पर अगर आप जाते हैं तो वहां तो कहते हैं ना, बच्चे से बच्चा, बूढ़ा या जवान, हर किसी के मुंह पे तो हमेशा अजीत दादा का नाम रहता है। तो इसको तो तोड़ना बहुत मुश्किल होगा शरद पवार के लिए, क्योंकि लगातार काम किया अजीत पवार ने ग्रास रूट लेवल पर। बिल्कुल, अजीत पवार की अगर हम बात करें तो बारामती के हर एक इलाके पे, खासकर उनका जो अगर कॉन्स्टिट्यूंसी कह लें, विधानसभा क्षेत्र कह लें, तो उसमें उनकी बारीक नज़र होती है। लोगों से उनका कनेक्ट हमेशा बना रहता है। 7 बजे उठ के अपनी मीटिंग शुरू कर देते हैं सुबह में और लोगों से लगातार मिलते हैं। उनका काम करने का तरीका जो है बिल्कुल अलग है, या बिल्कुल झोंक के काम करना जिसे हम कहते हैं, उस तरीके का रहा है। लेकिन जो शरद पवार है वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा नाम है, देश की राजनीति का एक ऐसा नाम है जो लोगों से लगातार कनेक्ट रहता है। इस उम्र में भी वो लोगों से मिलना जुलना नहीं छोड़ते। उनका शेड्यूल अगर हम देखें तो लगातार वो लोगों से मिलना, बैठकें करना और लोगों के सवालों से जुड़े जो मसले हैं या लोगों से जुड़े जो मसले हैं उस पर सरकार से बातचीत करना। समीर, इस तरह से देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने जगह पे बहुत ही स्ट्रांग धुरियां हैं। दो पोल से आप देखना है कि किस पोल में कितनी ताकत है और कौन किसको अपनी तरफ खींच सकता है, मतलब कि पार्टी वर्कर्स हो या फिर बाकी बचे एमपीज हो या फिर नेता हो। दोनों ही आप नजर बनाए रखें, सूरज और समीर। लेकिन मेरे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में देवेंद्र पराशर, पॉलिटिकल एडिटर, वो जुड़ गए हैं। देवेंद्र, गुगली के बाद इसे क्या कहें, बाउंसर कहें या कुछ और नाम दिया जा सकता है? रिवर्सिंग कहे तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा। रिवर्सिंग ज़्यादा इसलिए लिहाज से कि क्या वाकई वो स्विंग उसी दिशा में हुई है या फिर उसको कराई गई है, क्योंकि अभी तक आप शरद पवार को देखें तो ये बात समझी नहीं जा सकती कि प्रफुल्ल पटेल जैसा नेता शरद पवार की सहमति के बिना, उनकी मर्जी के बिना, उनसे बगावत करके अगर वो छोड़ के चले जाएं। दूसरी चीज़ की शरद पवार के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो फायर नहीं दिख रहा था, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं दिख रहा था, वो निराशा नहीं दिख रही थी जो कि इस झटके से लगी। ठीक है कि आप कहें कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फ़र्क तो पड़ेगा ना कि आपका अपना भतीजा अगर आपको बगावत कर दे रहा है, आपसे बगावत कर दे रहा है, कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? हो सकता है पॉलिटिकली फ़र्क ना पड़े, मोरली तो फ़र्क पड़ेगा। वो दिख क्यों नहीं रहा था चेहरे पे? तीसरी चीज़ की अगर उनकी सहमति थी तो फिर आज जो कवायद चल रही है, जैसे यशवंतराव चौहान गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ जाना, फिर वहाँ से ये बताना कि पूरे क्षेत्र में घूमूंगा, तो शरद पवार की पॉलिटिक्स, जैसा कि वो खुद ही बताते हैं कि उन्होंने पिछली बार गुगली डाली थी, तो एकदम यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि इस बार क्या कुछ हुआ है। फिलहाल जो समझ में आ रहा है वो ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका अगर उनकी सहमति के बिना हुआ है तो, अगर उनकी सहमति से हुआ है, उनकी कोई मर्जी है, जैसे कि कल राज ठाकरे ने कहा था कि ये तो पहला लॉट है, आगे एनसीपी का दूसरा लॉट आना बाकी है, तो वो सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अजीत पवार के लिहाज से भी कहें, अभी एनसीपी में उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि शरद पवार के भतीजे थे, शरद पवार के मोस्ट ट्रस्टेड थे। शरद पवार से अलग होके कार्यकर्ताओं में, लोगों में वो छवि बनाए रखना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। बिल्कुल चैलेंज तो होगा ही, और साथ ही साथ उनको ये भी देखना होगा कि उनके जो तमाम साथी उनके साथ आए हैं वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, उसको लेकर भी कानूनी मंथन चलता रहेगा। बहरहाल एनसीपी में फूट के बाद अब पोस्ट वॉर की भी शुरुआत हो गई है और मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर
अजीत पवार के गुट ने उनके समर्थन में पोस्टर लगाया है और पोस्टर में अजीत पवार की तस्वीर के साथ जिन 8 विधायकों को कल मंत्री पद की शपथ दी गई थी उनकी तस्वीरें लगी हैं। पोस्टर में एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी और शरद पवार की तस्वीर भी है। इंडिया टीवी संवाददाता समीर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पोस्टर बैनर हो या नेताओं का एक जगह से दूसरे खेमे में जाना हो, फिलहाल हम एक पोस्टर के एक बैनर की तस्वीर हमको आपको दिखा दें जो बिल्कुल एनसीपी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यालय है उसके कुछ दूरी पर ही लगाया गया हुआ है। कल जिस तरीके से अजीत पवार और उनके साथ जो 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है वो इस होर्डिंग पे नजर आ रहे हैं और साथ ही सबसे बड़ी बात शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है और जो घड़ी जो चिन्ह है उनका उसका भी इस्तेमाल नजर आ रहा है। और इसको लेकर भी शरद पवार गुट में नाराजी है कि कहीं से भी किसी भी तरीके से शरद पवार का नाम इस्तेमाल किया जाए और ना ही चिन्ह। लेकिन एक जो होर्डिंग हम देख रहे हैं बिल्कुल राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय के बिल्कुल बाहर, जहां पे अजीत पवार को बधाई दी गई है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए, और साथ ही उस पर उल्लेख जो किया गया है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस भूमिका का समर्थन करते हुए जिस तरीके से नवनिर्वाचित और चुने हुए या शपथ लिए हुए जो मंत्री है उन सबको शुभेच्छा दी गई है। ये तस्वीर जो है बयान कर रही है कि किस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता 2 गुटों में बटा हुआ है और इस तरह की तस्वीर आने वाले समय में कई जगहों पे नजर आएगी और होर्डिंग वॉर भी हमें नजर आएगा। शरद पवार का चेहरा इस्तेमाल कहीं ना करें, ये भावना ये जो नाराजगी जो है वो शरद पवार खेमे में भी नजर आ रही है। तो पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है जिसकी तस्वीरें आपने देखी है, लेकिन साथ ही पोस्टर के साथ साथ एक वॉर जो अब अजीत पवार को जीतना है वो है कि अपने खेमे में कैसे अपने लोगों को बना के रखना है और इसकी तैयारी उन्होंने बहुत दिन पहले से कर ली थी, लगातार उस पर प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जो इस पर कह सकते हैं लास्ट जो कील अगर लगी थी वो तब लगी थी जब सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था और एक तरह से अजीत पवार को साइडलाइन करने की पूरे पार्टी में कोशिश की गई थी, जिसका जिक्र उन्होंने खुलेआम किया था। कहा था कि मुझे जो विपक्ष का पद है, नेता विपक्ष का पद है, वो नहीं चाहिए विधानसभा में, मुझे जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है वो बनाया जाए। और उसके बाद आखिरकार जिसका जिक्र कर रहे थे अभी देवेंद्र आप कि यॉर्कर फेंका, अब यॉर्कर ये किसका था इसकी जरा इनसाइड स्टोरी में बताइए, क्योंकि अकेले अजीत पवार ने तो गेम खेला नहीं। देवेंद्र। निश्चित तौर पे सिर्फ अजीत पवार के हिसाब से ये नहीं हो सकता। जैसा कि पहले मैंने कहा कि अगर प्रफुल्ल पटेल जैसा नेता, जो सबसे बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए कल वो यही था कि प्रफुल्ल पटेल कैसे उसमें शामिल हुए। अगर प्रफुल्ल पटेल शामिल हुए उसके बाद शरद पवार का प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुप्रिया सुले का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रिया सुले का ये कहना उनके बयानों में कि अजीत पवार की वैसे ही इज्जत वो करते रहेंगे आगे, ये सारी चीज़ें ये बता रही थी कि कम से कम जो दिख रहा है वो उसी रूप में नहीं है, उसके पीछे कुछ और भी कहानी है। क्या शरद पवार, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो अपने नेताओं से कह रहे थे, छगन भुजबल ने यह दावा भी किया कि उन्होंने कहा था कि 2024 में विपक्षी एकता की चाहे जो भी कोशिश कर ली जाए, जीत होगी प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी की और वही जीत कर आएंगे। क्या इसके बाद शरद पवार ने खुद ये होने दिया या इसके पीछे शरद पवार की कोई और स्ट्रेटजी है? ये सारी चीज़ें तो आगे आने वाले दिनों में अनफोल्ड होंगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी की लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पे उनके लिए एक बड़ी ताकत। गुरु पौर्णिमेच्या निमित्ताने मी आदरणीय अजितदादांना भेटत असतो। आज गुरु पौर्णिमेचा दिवस आहे आणि गुरु पौर्णिमेच्या दिवसाला मी असतील, रवींद्रनाना पाटील असतील, आम्ही हे जळगाववरून आलेत। आम्ही दरवर्षी अजितदादांना भेटायला येत असतो, त्यानिमित्त मी आलेलो आहे। पवार साहेब आज कराडला आहेत, पवार साहेब सध्या कराडमध्ये आहेत। पवार साहेब मुंबईत असते तर निश्चितच आम्ही त्यांच्या दर्शनाला गेलो असतो। गुरु इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।